हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो ऑफ हिंदी साहित्य जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। मैं अपलोड कर रही हूँ एक वीडियो, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है नेट जेआरएफ का। उसमें आप चेक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। तो उसमें हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, अब इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। लिंग व्यवस्था। अब ये कौन सा है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपभ्रंश की। ये क्या है? अवहट। ये कौन सा है कॉलम? ये कॉलम है आपका पुरानी हिंदी का, है ना, वही है। ये अपभ्रंश का है, ये आपका अवहट का है, ये पुरानी हिंदी का है। अब इसमें लिंग व्यवस्था, वचन व्यवस्था, सर्वनाम व्यवस्था, विशेषण, काल संरचना, तद्भवदेश, विदेश, तत्सम, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। ये सारे हैं ग्रामर की चीज़ें। ओके, अब देखिए, आपको पता है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो अपभ्रंश भाषा में क्या हुआ, संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंगों पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की व्यवस्था, यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग कहीं कहीं बना रहा। अब देखो, अपभ्रंश के हमने टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। तो अपभ्रंश भाषा में ना सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यूज़ होने लगे, जैसे हम अभी देखते हैं हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग यूज़ होते हैं, तो वैसे ही अपभ्रंश में भी सिर्फ 2 ही यूज़ हो रहे हैं, पर नागर अपभ्रंश में कहीं कहीं पे नपुंसक लिंग मिल जाता है। अब अवहट्ट में क्या है, याद रखिए, ये जो कॉलम है अपभ्रंश का है, ये अवहट्ट का है, ये पुरानी हिंदी का है। अब क्या हुआ, अवहट्ट में 2 लिंगों की व्यवस्था ही बनी रही, नपुंसक लिंग समाप्त होने लगा। स्त्रीलिंग, वहीं स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। अक्सर आप देखोगे तो क्या होता है कि जो इस टाइम पे पुरानी हिंदी में चीज़ें कैसे इकारांत हम अक्सर देखते हैं, जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नाभि भी, वो हम देखेंगे कि वो इकारांत में होता है, बड़ी की मात्रा होती है, छोटी मतलब कि हम देखेंगे जैसे नदी, तो ये क्या हो जाती है, नदी, सब्जी। ठीक है, और तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं, और आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसमें क्या होने लगा, स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। वचन व्यवस्था, अब संस्कृत में आप देखोगे तो संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं ना। इसमें क्या होने लगा, अपभ्रंश में द्विवचन का लोप हो गया, नहीं रह गया। संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 ही वचन, एक वचन, बहुवचन बचे। अभी भी जो है वही चल रहा है। वहीं संज्ञा बहुवचन के लिए न, निंग पर सर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हाथन, पुण्य। वहीं बहुवचन बनाने के नियम निश्चित होने लगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन्य अन तथा, मतलब बहुवचन बनाने के लिए ना कुछ नियम लगने लगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए, जो पुल्लिंग संज्ञा होते हैं, संज्ञा, तो उसको पुल्लिंग करने के लिए, यानी उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 होते हैं ना, तो उससे पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए अन, न प्रत्ययों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। जैसे उदाहरण, बेटा, उसे क्या करने लगे, बेटे। पुल्लिंग में देखो, सखी, सखियन, अन कर दिया, है ना, और बेटा का बेटे, ए। इस तरीके से उस टाइम पे हमें देखने को मिलने लगा, किसमें, पुरानी हिंदी में। अब सर्वनाम में देखते हैं। हिंदी के सर्वनामों के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे, जैसे तुम्हें, तो मध्यम पुरुष बहुवचन करता। इसके अलावा महार और तुहार जैसे सर्वनाम भी आए। महार यानी से हमार, तुहार, ये आने लगे उस टाइम पे। कब की बात हो रही है, अपभ्रंश भाषा के टाइम की। वहीं अवहट्ट में मेरा, मैं, तुम, वह और उन्हें जैसे सर्वनाम भी दिखाई देने लगे, जो हम अब देख रहे हैं। तो सर्वनामों का अधिक विकास हुआ। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम तुम में ही देखें तो तुम में ही बहुत सारे आ जाएगा। तू, तुझे, तुम्हारा, आप, तुमको, तुझे, ये सब सिर्फ तुम में आने लगा। तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ सर्वनामों का। इस काल में आधुनिक हिंदी के प्रायः सभी सर्वनाम दिखाई देते हैं, जैसे वे, कौन, जो, तेरा इत्यादि, है ना, कई सारे। विशेषण व्यवस्था देखिए, संख्यावाची विशेषणों का विकास विशेषता हुआ। फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 11, ये क्या है, विशेषण ही है ना, विशेषता बता रहे ना कोई। जैसे मान लो ये पेन है, कितने हैं, 10 है, तो पेन क्या है, संज्ञा है, और वो कितना है, 10 है, तो विशेषता हुई ना उसकी। तो संख्यावाची विशेषण भी आया इसमें। कब आया, अपभ्रंश के टाइम में संख्यावाची विशेषण का विकास हुआ।
कृदंती विशेषणों की परंपरा का विकास होने लगा, जैसे आइस, उत, कित्ता जैसे सार्वनामिक विशेषण भी विकसित हुए। कृदंती विशेषणों की वृद्धि होने लगी, जैसे पीतवसन, पीरोवसन। ठीक है, अब पीत ही क्या है, पीला वसन है, उसी को क्या कर दिया, पीरोवसन कर दिया। काल संरचना में देखिए, वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में, भूतकाल कृदंत की परंपरा में तथा भविष्यकाल दोनों परंपराओं में चलता है। यानी वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में, भूतकाल कृदंत की परंपरा में तथा भविष्यकाल दोनों परंपराओं में चलता है। भविष्यकाल के दो रूप मिलते हैं, सरूप और हरूप, जैसे चली सही, चली ही। काल संरचना, जैसे हमें पता है काल संरचना 3 होते हैं काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उसमें क्या बता रहे हैं, अपभ्रंश में वर्तमान काल और संस्कृत की परंपरा में, ठीक है, वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में था, भूतकाल कृदंत की परंपरा में, और भविष्य काल दोनों परंपराओं में, यानी वर्तमान काल में भी और यानी संस्कृत की परंपरा में भी और कृदंत की परंपरा में भी क्या है, भविष्य काल। भविष्य काल के लिए दो रूप मिलते हैं, क्या बताया, जैसे स और ह, जैसे चलिसय, चली ही, यही। अब कृदंती प्रयोगों की अधिकता है, यहाँ पे कृदंती प्रयोगों की अधिकता है इसमें, अवहट्ट में। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर दिखने लगा, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी, जैसे जात, तो जात त रूप वर्तमान काल के लिए दिखता है, और चलल, ये ल भूतकाल के लिए दिखता था, खाइब, अब ये ब भविष्य काल के लिए दिखने लगा। ठीक है, और अगर हम देखें पश्चिमी में, पश्चिमी अवहट्ट में, तो करंता यानी नता रूप वर्तमान काल, थका, तो ये थका भूतकाल, करही, ये ह जो है दिख रहा है वो रूप भविष्य काल दिखाएगा। और यही चीज़ अवहट्ट के जैसा ही पुरानी हिंदी में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ जात है, राम जात है, या तो ये जात है क्या दिख रहा है, अभी चल रहा है ना, तो वर्तमान काल में। ठीक है, अब जैसे ये जो ल है, तो ये वाला ल वाला रूप भूतकाल कैसे दिख रहा है, जैसे वह कानपुर से चलल बा, या चलल बा मतलब किस में दिखा रहे हैं, भूतकाल में दिखा रहे हैं, या फिर कल वहाँ से चलल रहा या खिलल रहा, तो ये ल क्या दिख रहा है, हमें पास्ट में दिखा रहा है। खाइब, जाइब, ठीक है, गाइब, तो ये सब क्या दिख रहा है, भविष्य में की बात करें ना, अभी भी आप देख सकती हैं चीज़ें यूज़ में आती हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, पूर्वी पश्चिमी आपने देखा भी। अब शब्दकोशी विशेषताएं समझिए, तद्भव, अपभ्रंश में तद्भव शब्द सबसे अधिक है, क्योंकि अपभ्रंश का विकास ही संस्कृत के तद्वीकरण की परंपरा में हुआ है। ठीक है, संस्कृत से पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, तो कहीं ना कहीं संस्कृत तद्भव से ही हुआ है ना, कहीं ना कहीं से तद्भव यानी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं, है ना। तो अब अवहट्ट के बारे में क्या बात है, तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे किंतु उसका अनुपात कम हो गया, रेशो कम हो गया। तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया, इससे भी कम। देशज शब्द, देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ, विशेषतः कुछ ध्वन्यात्मक शब्द जैसे किलकिल, खुनखुन, तथा कुछ क्रियाएं जैसे तड़पड़ई यानी तड़पड़ाता है, थक गई, थकता है। अब अभी जैसे हम देशज शब्द, जैसे हवा को हम क्या बोलते हैं, सरसरा रहा है, या सरसर, सुरसुर की हवा, सरसर की हवा। पानी को जैसे हम क्या बोलते हैं, पानी की आवाज़ भी देते हैं, बारिश की आवाज़ को हम कुछ न कुछ तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि वाले चीज शब्द भी आए यहाँ पे। देश शब्दों का विकास और बढ़ा, देश शब्दों का विकास और बढ़ा, सेम। विदेश शब्द, अरबी फारसी परंपरा के विदेश शब्दों का आगमन होना आरंभ हुआ, जैसे कमाल, नौबत, तहसील, यानी अपभ्रंश से ही विदेशी भाषा यहाँ पे हम अरबी फारसी का प्रयोग करने लगे, और बढ़ते रहे, और भी ज़्यादा बढ़ी। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है चीज़ें। तत्सम क्या है, सरलीकरण से पैदा हुई दुरूहता तथा ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में तत्समी शब्दों का पुनः विकास हुआ। सरल करने की मतलब वर्ड्स को, चीज़ों को और सरल करने के लिए ना, और दुरूहता आई, प्रॉब्लम्स आई, तो और ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में ना तत्समी शब्दों का पुनः विकास हुआ, और भी चीज़ें संस्कृत वर्ड से आए, और ये चीज़ और बनी रही, ये चीज़ें और बनी रही।
अवहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही है। यानी अवहट्ट में, ये ट आएगा यहाँ पे, अवहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही है। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना बदलाव हुआ कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर धूमिल हो गया, कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना ज़्यादा बदलाव हुआ कि इन दोनों में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिला, ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे वो देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले की वीडियो सारे आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली। वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमेशा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट रहती है।